हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई क्रूकर अकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं दोस्तों, है ना, हमारी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही होगी और आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे और एक प्रॉपर तरीके से नोट्स वगैरह तैयार कर रहे होंगे। अगर जो लड़के पहली मर्तबा इस चैनल पे आए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें और आराम से मेरे वीडियोस में जाए प्लेलिस्ट में और वहाँ से केमिस्ट्री का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह से देखते हुए यहाँ पे आए, है ना। और जिन बच्चों का बेसिक अगर काफ़ी वीक है ना, तो मैं यही बोलूँगा कि आप पहले मेरे बेसिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट 8 लेक्चर है, 8 पार्ट देखें और उसको भी जो है ना एकदम दिमाग में बैठा लें। अगर वो 8 लेक्चर आपका दिमाग में बैठा हुआ ना दोस्तों, तो पूरे 10th में आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ये मेरी पर्सनल गारंटी है, ठीक है ना। और जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना, इतना डीप में आपको ना स्कूल में पढ़ाएगा लोग, ठीक है ना, और कोई अदर टीचर भी नहीं पढ़ाएगा। पूरे यूट्यूब पे आप छान मार लीजिए, ठीक है ना। तो आप एक प्रॉपर तरीके से मेरे साथ अगर सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते आ रहे हैं तो 1 महीने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह का लेवल का आपको पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और जनरली क्या होते हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक को टीचर छोड़ देते हैं और बस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि एक सिंगल सबस्टांस 2 या 2 से सिंपलर सबस्टांस में डिकम्पोज कर जाए, ब्रेक कर जाए, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। 2-4 एग्जाम्पल आपको दे देंगे और कहेंगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ नाउ ओवर। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। लेकिन जब मैं अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल कर आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन से ही दिखा दूंगा ना, तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। और इस तरह का लैंग्वेज चेंज करके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, हमने कभी प्रैक्टिस किया नहीं था, ना ही हमारे स्कूल में ऐसा हुआ था किसी टीचर ने इस तरह का लेवल का प्रैक्टिस करवाया हो। अगर आप इस तरह का पैटर्न मेरे साथ अगर देखते आएंगे ना, तो आपको सब समझ में आना शुरू हो जाएगा कि हाँ वाकई में बोर्ड में किस तरह के केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी तक हमसे पढ़े हैं दोस्तों, है ना, 100 में 100 साइंस में भी लाए हैं और 100 में 100 आपको मैथ्स में भी लाए हैं, ठीक है ना। और ये बात 100% एकदम सच्चाई है। अगर आप बाय हार्ट और बाय दिल से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, तो आपको भी समझ में आएगा कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है और कितनी मेरी नॉलेज एडवांस हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फ्यूचर में नीट का, जेई का तैयारी करेंगे 11th या 12th में, अगर उनका लेक्चर अभी से ही इतना स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो सोचिए कि वो कहीं भी जाएंगे तहलका मचा देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग जब अपने स्कूल टाइम में थे तो हम लोग को इस तरह से टीचर कोई पढ़ाता नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दैट इज़, है ना, ओवर। इतना ही पे ओवर हो गया। अरे भाई समझाओ पहले बच्चों को अच्छे से, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। तो जिनको केमिस्ट्री पढ़ाने नहीं आता वो भी देख रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ाने लग रहा है ना। अरे यूट्यूब एकदम घटिया हो गया, कचरा बना दिया है सब, है ना। 3 घंटे में पूरे के पूरे लेक्चर को ख़त्म कर दे रहे हैं, कोई 1-1 घंटा में लेक्चर कंप्लीट वीडियो इन 1 सॉल्यूशन। तो वो दोस्तों आप लोग से ठगी वाली बात नहीं करूँगा, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज़ मैं टॉपिक उठा रहा हूँ तो आपको प्रॉपर तरीके से एडवांस लेवल की नॉलेज देकर आपको कहीं भी आप स्कूल में खड़े हो जाइए, ठीक है ना। और कोई भी लड़का या कोई भी टीचर आपसे सवाल पूछेगा तो एक सिंगल क्वेश्चन आप मिस्टेक नहीं करेंगे और आपकी जो नॉलेज है ना अगल बगल कहीं दूर दूर तक नहीं दिखेगा, ठीक है ना। आप आइए, थोड़ा हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, पढ़ रहे थे और आज हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं दोस्तों। फिर मैं बताऊंगा कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड में, है ना। और यही टीचर नहीं बताता है, ठीक है ना, कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन, किसने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना, याद रखिएगा दोस्तों। और आइए समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में होता है क्या है। सबसे पहले आपके पास ये एक प्लास्टिक का मग है दोस्तों, है ना। व्हाट इज़ दिस? तो आप बोलेंगे सर दिस इज़ नथिंग बट अ प्लास्टिक मग। आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये एक प्लास्टिक का मग है। अब आप बोलेंगे सर प्लास्टिक ही क्यों लिए, है ना। तो हम बोलेंगे सर प्लास्टिक जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक का मग लिया गया है। पहले इस डायग्राम को समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर आप एक बार डायग्राम समझ लेंगे दोस्तों तो शायद मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये 2 कार्बन का रॉड लिया, ग्रेफाइट का रॉड, ठीक
ठीक है ना, जिसको हम लोग कार्बन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो ये एक स्ट्रिप लिया है, एक कार्बन का एक स्ट्रिप ये रहा इलेक्ट्रोड, एक ये रहा। ठीक है, तो एक को हमने क्या किया, सेल और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। छोटा वाला सिंबल देख रहे हैं माइनस रिप्रेजेंट हो रहा है, और बड़ा वाला पॉजिटिव जो है ना, बड़े से सिंबल हो रहा है, बड़े लाइन से। ठीक है, तो इस तरह से एक apparatus बनाए कि दो इलेक्ट्रोड को लिया गया, कार्बन का ही रॉड लिया गया है, उसको एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया और एक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया। इस तरह से ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इस प्लास्टिक मग में हाफ जो है फिल्ड वाटर भरा गया है। क्या भरा गया दोस्तों? वाटर, है ना। आधा पानी हम इस मग में डाल दिए। ठीक है, कोई दिक्कत? उसके बाद हमने दो इन्वर्टेड जो है टेस्ट ट्यूब यू शेप का जो है उलट कर, है ना, ऐसे डाल दिया। जैसे मान लीजिए ये मेरा टेस्ट ट्यूब है और ये कार्बन का रॉड है, इसको ऐसे कवर अप कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम पोर्शन टेस्ट ट्यूब यू का दोनों पोर्शन में खाली है और कुछ ही पोर्शन इलेक्ट्रोड के अंदर रखा गया है। इस तरह से, है ना, आपको ये डायग्राम दिखाया गया। अब आप देख रहे होंगे सर ये वाटर, तो वाटर जो जनरली होता है दोस्तों वो बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं, लेकिन अगर उस वाटर को सॉल्टी बना दिया जाए या फिर उसको एसिडिफाइड किया जाए, एसिडिफाइड कहने का मतलब है उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ, है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, तब वो बेस्ट कंडक्टर बन जाता है या गुड कंडक्टर बन जाता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। आप बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए ये वाटर कैसा लिया गया है, तो आपको लिखा हुआ है दिस वाटर इज़ एसिडुलेटेड वाटर, मतलब कि इसमें एसिड की कंटेंट मिला हुआ है। ठीक है, अब ये एक apparatus जो आपका जो डायग्राम बन गया ना दोस्तों, ये थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि एक वोल्टामीटर है ना। टेम्पोररी आपका एक apparatus जो सेटअप हुआ बैटरी का, वो एक वोल्टामीटर है जो इसको करंट प्रोवाइड करता रहेगा सेल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, अब ये डायग्राम समझ गए हैं, तो आइए एक एक करके ये लिखी हुई बातों को समझते हैं। ठीक है ना, और फिर इन पे बेस्ड इस एक्टिविटी, इस एक्सपेरिमेंट के बाद किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और यही अभी बताऊंगा। ठीक है ना, जो जनरली टीचर नहीं बताते हैं। आइए, सबसे पहले द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इज़ अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं दोस्तों, तो यहाँ जनरली दो गैस आपको देखने को मिलेंगे। एक टेस्ट ट्यूब यू में हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन होगा, जबकि दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन का कलेक्शन होगा। ठीक है, तो अगर आप वो वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें दो तरह के हमको गैसेस देखने को मिलते हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन। आगे बढ़िए। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड बाई पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट। कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से? तो भाई इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही होता है क्या चीज़, है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप ऑब्टेन करना क्या चीज़, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन में, इस एसिडिल्यूटेड वाटर में अगर आप करंट का सप्लाई देंगे ना, ठीक है ना, तो आपको कुछ देखने को मिलेगा कि इस टेस्ट ट्यूब एक में हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हुआ, जबकि दूसरे में ऑक्सीजन गैस का। और आप जानते हैं कि वाटर जो होता है दोस्तों वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट वाटर कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एसिडुलेटेड वाटर, इज़ अ गुड कंडक्टर। मैंने अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बोला कि वाटर जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर वाटर को एसिडिफाइड कर दिया जाए तो वो गुड कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप जानेंगे अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, वो देखिए एक्टिविटी में। इन अ प्लास्टिक मग, आपको ये जो मग देख रहे हैं ना, इस तरह का apparatus, इसी को कहा गया है प्लास्टिक मग। हमने क्या किया, दो होल किया इसके बॉटम में, बेस में, पेंदी में। एक होल यहाँ ड्रिल किए, एक होल यहाँ ड्रिल किए, ताकि इस कार्बन रॉड को पास कर सके। जैसे अगर ये मेरा तलवा है, पेंदी है, बेस है इस प्लास्टिक मग का, तो एक ड्रिलिंग यहाँ किया गया, एक ड्रिलिंग यहाँ किया गया, और इस तरह से कार्बन रॉड को ऐसे ड्रिल करके एक कार्बन रॉड को यहाँ से निकाला गया और दूसरे कार्बन रॉड को कुछ ऐसे निकाला गया। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, इस तरह का फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये दो कार्बन रॉड और एक यूट्यूब ऊपर से ऐसे टेस्ट ट्यूब को, ठीक है ना, इंसर्ट करके रखा गया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब को भी ऐसे उल्टा करके इसमें रखा गया। नीचे वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इस टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रोड दो तरह का बना, एक एनोड और दूसरा कैथोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो मेरा एनोड का काम करेगा
और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड का काम करेगा। आप बात समझ रहे हैं ना। अब देखिए कहाँ थे हम लोग, हाँ, इनटू दीज 2 होल्स, ड्रिल करके 2 होल्स किया गया, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। तो हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। द प्लास्टिक मग एक्ट एज अ वोल्टामीटर, तो ये जो प्लास्टिक मग है ना ये वोल्टामीटर का काम करेगा, ये करंट सप्लाई करना शुरू करेगा, ठीक है ना, एसिलेटेड वाटर में। अब क्या कहा गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। फिल द मग विथ वाटर टू नियरली हाफ एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको क्या करना है, इस मग का आधा पोर्शन को पानी से भर देना है और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ड्रॉप बाय ड्रॉप बूंद को डालना है ताकि ये एसिडिफाइड वाटर बन जाए, ठीक है ना, गुड कंडक्टर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा गया, एन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग वाटर ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड। 2 इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को उलट कर रखा गया। ऑन पासिंग करंट स्लोली थ्रू द वोल्टामीटर। अब इस है ना सॉल्यूशन में आप क्या कर रहे हैं, इस वोल्टामीटर की मदद से आप इसमें करंट पास कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, बबल्स ऑफ गैसेज अपीयर अबव द इलेक्ट्रोड्स इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। तो आप क्या देखेंगे सर कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बबलिंग शुरू हो जाएगा, मतलब कि बबल मतलब बुलबुला छूटना शुरू होगा इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो बबल्स ऑफ गैसेज अपीयर अबव द इलेक्ट्रोड इन बोथ द टेस्ट ट्यूब, एज अ रिजल्ट वाटर लेवल विल बी पुश्ड डाउनवर्ड। तो जैसे जैसे बबल स्टार्ट होगा दोस्तों, इसका वाटर लेवल का कंटेंट धीरे 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 लो होता चला जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, ऐसा क्यों सर, वाटर लेवल आकर नीचे क्यों हो रहा है। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर में तो यही होता है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन दोनों का दोनों गैसेज हैं, और गैसेज जो होते हैं सर वो लाइटर होते हैं वाटर से। तो जाहिर सी बात है वाटर जैसे जैसे जो है ना बबल करेगा, मतलब इवापोरेट होगा, और इवापोरेशन होने के बाद ये गैस इसमें ऊपर में क्या होगा, धीरे धीरे कलेक्शन इसका बढ़ता चला जाएगा, और प्रेशर लगने की वजह से ये वाटर लेवल नीचे होगा और गैसेस का कलेक्शन ऊपर होना शुरू होगा, है ना। तो यहाँ तक की कहानी आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। सो टेक योर टाइम। आइए दोस्तों, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि जब वाटर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगा, वाटर नीचे की ओर घिसकना शुरू होगा और एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन कलेक्ट होना शुरू होगा, है ना, और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन का कलेक्शन होना शुरू हुआ। अब इसके बाद देखिए कि कहानी क्या हुई, ठीक है। द गैसेज आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड आर फॉर्म्ड, ठीक है ना, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो आपने क्या देखा दोस्तों, है ना, कि सर हमको 2 तरह का गैसेज ऑब्टेन्ड हुए, है ना। एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन का कलेक्शन हुआ और एक टेस्ट ट्यूब में क्या कलेक्ट हुआ दोस्तों, ऑक्सीजन गैस हुआ, ठीक है ना। और ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से हो पाया, तो आपने बोला कि सर, है ना, सिंपल वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, है ना, किस रिएक्शन के तहत, तो आपने बोला सर डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तहत, ठीक है ना। और वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो ये टूटा, और टूट के क्या बनाया दोस्तों, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना। और आप देखिए कि ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट हो रहा है दोस्तों वो हमारे सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले से कनेक्टेड हुआ, मतलब ये कौन सा एनोड हुआ, ये जो इलेक्ट्रोड है ये कौन सा इलेक्ट्रोड है दोस्तों, एनोड है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ना ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, तो कैथोड, मतलब नेगेटिव टर्मिनल, और कैथोड मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव टर्मिनल, बात याद रखिएगा। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पे जाके अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, हाइड्रोजन गैस हो रहा है, निगेटिव कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होगा हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कलेक्ट होगा कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, मतलब एनोड के ऊपर आपका ऑक्सीजन गैस का कलेक्शन हो रहा है और कैथोड के ऊपर, है ना, हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो रहा है। अब ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना, और यहीं से, है ना, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है देख लीजिए, इस रिएक्शन के बेसिस पे द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज, तो जो वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का हमको कलेक्ट हो रहा है ना वो डबल हो रहा है किसके कंपेरिजन में, ऑक्सीजन के कंपेरिजन में। सर इसको आप प्रूफ कर कर दिखाइए। तो आपने हमसे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ रखा है, ठीक है ना।
तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के तहत देख लीजिए, आप इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वाटर कितना है, तो हाइड्रोजन कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1 के वॉल्यूम में कलेक्ट होता है दोस्तों, है ना। इसलिए यहाँ लिखा गया है कि हाइड्रोजन जो कलेक्ट होता है वो डबल होता है देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन इज कलेक्टेड 2 टाइम्स देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ वॉल्यूम। तो जितना भी ऑक्सीजन का वॉल्यूम होगा उससे डबल होगा किसका, हाइड्रोजन का। और किस रेशियो में होगा, तो आप हमेशा बोलेंगे सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा हमेशा 2:1 के रेशियो में ही कलेक्ट होगा, ठीक है ना। दिस इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड टू वेल अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग करेंगे तो आपको यही रिएक्शन मिलेगा, और इस रिएक्शन से आपको पता चला कि सर, है ना, हाइड्रोजन जो कलेक्ट हो रहा है उसका वॉल्यूम हमेशा ऑक्सीजन जो कलेक्ट हो रहा है उसके वॉल्यूम से 2 टाइम्स होगा, मतलब कि डबल होगा, ठीक है ना। अब आप इसका देखिए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है ना इस एक्टिविटी से, वो कैसा पूछा है वो दिखाते हैं, एग्जैक्टली हूबहू वही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप एक बार अपना समय ले लीजिए, इसको याद रखिएगा दोस्तों, 2:1 के वॉल्यूम में होता है, या हाइड्रोजन जो कलेक्ट होता है वो डबल होता है, ऑक्सीजन जितना भी फॉर्म्ड होता है उससे हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल होता है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, इस एक्टिविटी से अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देख लीजिए, ताकि आपका दिमाग खुले कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको वो वाकई में बोर्ड की लेवल की पढ़ा रहे हैं या फिर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो कह रहा है विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, है ना, सो दैट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ द अदर गैस। और फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों नेम द गैस ऑल्सो, ठीक है ना। तो अभी आपने देखा कि भाई ये तो पूरा का पूरा एक्टिविटी ही उठा के दे दिया, और वो भी आपको 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि, है ना, पूछे जाते हैं 5 या 4 नंबर में, ठीक है। तो आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट खुद से क्या करना था, ड्रॉ करना था, और जो भी मैंने आपको वो भी एक्सपेरिमेंट समझाया था, वो एक्सपेरिमेंट समझाने के बाद आपको आंसर में लिखना था द गैस इज़ हाइड्रोजन एंड इट्स वॉल्यूम इज़ ट्वाइस दैट ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद ये रिएक्शन बाकायदा आपको लिखना था, ठीक है ना। और देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस करवा है वाटर का, तो यहाँ पे 2:1 का वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब इस तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा कोई एक सिंगल सबस्टांस 2 या 2 से अधिक सिंपलर सबस्टांसेस में ब्रेक करता है ना, तो उसको कहते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया। जो हीट से टूटता है उसको हमने क्या पढ़ा था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो सनलाइट से अगर जो टूटेगा ना तो उसको हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। तो आपका अगर पूरे पूछेंगे ना कि सर सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो लड़का 5 से 6 रिएक्शन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर वो अच्छे तरह से पढ़ के रट लिया ढंग से ना, तो उसका केमिस्ट्री में कहीं नहीं कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तो छूटेगा दोस्तों, ठीक है। तो आपने ये एक क्वेश्चन देखा, ठीक है ना, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट ही पूछ दिया है आपसे, और साथ साथ में पूछा है कि बताइए वो गैस कौन सा था जिसका वॉल्यूम ट्वाइस था किसके, दूसरे गैस के मुकाबले, तो वो गैस था हाइड्रोजन, जिसका वॉल्यूम ट्वाइस था, डबल था, या 2:1 के रेशियो में वॉल्यूम रहता है दोस्तों, ठीक है ना। टेक योर टाइम। इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अब क्वेश्चन क्या पूछा गया इस पर, ठीक है। आइए दोस्तों, अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन बहुत खूबसूरत पूछा गया था दोस्तों, और ये था ये क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, 3 मार्क्स का 3 क्वेश्चन था जो सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था दोस्तों, है ना। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है क्या कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस दोस्तों, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। अगर आप इस फिगर को ध्यान से और मेरी बातों को ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आप दे सकते थे कि कैथोड पे आपको मैंने बताया था कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे मैंने बताया था कौन सा गैस, तो आप बोलेंगे ऑक्सीजन गैस। पहले क्वेश्चन में किसी को प्रॉब्लम, बोलेंगे नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको समझ में आ रहा है
कि मैं किस लेवल की आपको पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे लेवल का अगर आप पढ़ाई पढ़ लिए ना और कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा तो लानत है मेरे पढ़ाने पे। ठीक है दोस्तों, है ना। पढ़िए वैसा कि अगर टीचर जो चीज़ पढ़ा रहा है तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है वो करवाए, आपको दिखाए कि हाँ जी ये क्वेश्चन पूछा गया है। खाली आके तो कोई एग्जाम्पल दे के चले जाने से थोड़ी ना कुछ होता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन कि वाई इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज़ डबल देन दैट एट द अदर। और फिर पूछा गया नेम दिस गैस। अब इस क्वेश्चन देखिए, एक्टिविटी तो सब लोग पढ़े हुए हैं, है ना, कि एक का जो है हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होता है वो डबल बनता है किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के बगल में। लेकिन इस क्वेश्चन का तो कई लोगों को तो मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को प्रूफ कैसे करें और क्या इसका आंसर लिखें। ठीक है ना, तो इसमें दरअसल कुछ करना नहीं था दोस्तों, आपको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर जो था आपको बड़ा कराया गया था ना, उसको लिखना था। जैसे यहाँ देखिए, द केमिकल इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस इज एज फॉलोज। तो आपने क्या देखा था कि वाटर जो लिक्विड फॉर्म में था, जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया, उस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएं तो हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम बना और ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम बना। इसी से ये क्लियर हो गया, दिस क्लियरली शोज दैट एज टू वाई द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज डबल दैन दैट ऑफ द अदर। बस रिएक्शन लिखना था आपको और वहाँ दिखा देना था। ठीक है ना, कि ये 2 वॉल्यूम बना तो उसका 1 वॉल्यूम बना। और तीसरा क्वेश्चन, हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व्ड गैस। अब आपको पता कैसे चलेगा कि एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन आया और एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन ही कलेक्ट हुआ। तो हाइड्रोजन को अगर चेक करना है दोस्तों, तो हम जानते हैं कि अगर कोई जलता हुआ स्प्लिंटर या बर्नर अगर इस गैस के नज़दीक जाएंगे तो फटाके की तरह से आवाज़ करके ये जलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं पॉप साउंड। तो आपका देखिए, है ना, थर्ड का जो सॉल्यूशन है कि हाइड्रोजन गैस बॉन्ड्स विथ अ पॉप साउंड व्हेन द बर्निंग स्प्लिंटर, है ना, इज अबाउट नियर द गैस। जबकि ऑक्सीजन क्या होता है दोस्तों, अगर ऑक्सीजन का अगर आपको इवॉल्व है, ये कैसे पता करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि अगले टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन गैस है। तो जब अगर आप किसी मैच स्टिक को, जिसको हम लोग कहते हैं जो सुलगने वाला चीज़ होता है, अगर कोई सुलगने वाला चीज़ है जिसमें आग बहुत तेज़ी से सुलगता है, वो चीज़ अगर आप उस ऑक्सीजन के करीब लेके जाएंगे ना, तो एक ब्राइट फ्लेम की तरह वो जलना शुरू होगा। इसी को कहते हैं दोस्तों स्मोल्डिंग। ठीक है ना, इफ़ स्मोल्डिंग मैच स्टिक, मतलब स्मोल्डिंग मतलब मैच स्टिक कांटी, जो ज्वलनशील पदार्थ होता है, जो जलता है, सुलगता है, अगर उसको अगर आप नज़दीक ले जाएंगे ना ऑक्सीजन गैस के, तो इट स्टार्ट बर्निंग ब्राइटली, तो बहुत तेज़ चमक के साथ वो जलेगा और काफ़ी अच्छे से जलेगा दोस्तों। तो इस तरह से, है ना, एक्टिविटी बहुत, अगर मान लीजिए कि लड़के अपने से भी पढ़ लेते हैं ना, तो इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको यही नहीं समझ में आता है कि हम तो एक्टिविटी पढ़े हुए हैं लेकिन फिर भी इसका आंसर देने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है ना, हेल्पलेस हो जाते हैं। तो अब आपको मैंने दिखा दिया 2 क्वेश्चन इस एक्टिविटी से। ठीक है ना, जबकि इससे पहले जितने भी अभी तक हमने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाए हैं उस पर बेस्ड खाली बताए हैं कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इस तरह से लिख लिख के आपको नहीं बताया गया है। ठीक है ना, तो जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को आपके सामने जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं उसी की बात करूँगा, बकवास क्वेश्चन की बात नहीं करूँगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात आप। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देख लीजिए कि लैंग्वेज पहला नंबर सब लड़का मार देगा, सेकंड नंबर में कहेगा नेम दिस गैस, तो वो भी बोल देगा कि उस गैस का नाम क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन कई लड़कों को तो ये समझ ही में नहीं आएगा कि वाई इज़ द वॉल्यूम ऑफ वन गैस इज कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड इज डबल दैन दैट ऑफ द अदर। अरे भाई रिएक्शन लिखना रहता है, रिएक्शन लिख के दिखाओ कि 2:1 के वॉल्यूम के रेशियो में है। ठीक है ना। और तीसरा क्वेश्चन तो और नहीं पता चलता है लड़कों को कि हाउ विल यू टेस्ट द इवॉल्व्ड गैसेज। आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हुआ, एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ, आप पता कैसे करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन गैस है उसमें ऑक्सीजन गैस है। तो अगर आप किसी बर्निंग स्प्लिंटर को या बंसन बर्नर को अगर आप इस टेस्ट ट्यूब के में छेद कर दीजिए, यहाँ पे ड्रिलिंग कीजिएगा, तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू होगा। और जैसे ही अगर कोई बंसन बर्नर या फ्लेम को ले जाएगा ना, तो पॉप साउंड की तरह, पटाखे की तरह आवाज़ करके जल उठेगा, धमाके की तरह। ठीक है ना। और ऑक्सीजन गैस के पास अगर कोई भी जलने वाला पदार्थ है ना, ज्वलनशील पदार्थ है, अगर उसको अगर आप ले जाते हैं, जो सुलगता है जल्दी, सुलगने वाला चीज़ को स्मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है ना, तो वो बहुत ब्राइट फ्लेम के साथ जलना शुरू करेगा दोस्तों, है ना। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन सपोर्ट करता है बर्निंग में, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो भी मैंने आपको थ्योरी दिया है डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे, देखिए मैं समय लूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं भागने का काम नहीं करता हूँ दोस्तों, शॉर्टकट नहीं मारना हमको।
ठीक है ना। वैसे पढ़ा के आपका फिर समय बर्बादी, सब कुछ बर्बादी, उससे कब क्या फ़ायदा होगा और हमको पाप ही चढ़ेगा। आप बात समझ रहे हैं ना, इसलिए हम खुल कर आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि खुल के नहीं पढ़ाओ, एक आध एग्जाम्पल बताओ, लेकिन अगर आप लोग अगर हमको सपोर्ट करते रहिएगा ना दोस्तों, और आप लोग का प्यार मिलते रहेगा, तो इसी तरह से मैं खूब मन लगा के पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।